आज हम भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। इस विशाल देश के दो नाम हैं, भारत और हिंदुस्तान। पुराणों के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत ने समस्त भारत में चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया था। साथ ही उसने इस संपूर्ण भूभाग में आर्य संस्कृति का प्रचार भी किया था। तभी से यह देश भारत कहलाया। आर्य संस्कृति का सर्वप्रथम केंद्र सिंधु नद प्रदेश था। इस कारण इस प्रदेश के रहने वाले सिंधु नाम से अभिहित हुए। ईरान में लोग इन्हें हिंदू कहते थे और अब हमारे देश को वे लोग हिंदुस्तान कहने लगे। यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडन कहते थे, अतः यूरोपियन लोगों ने हमारे देश को इंडिया कहना प्रारंभ किया। संस्कृति तथा सभ्यता के उद्गम काल में इस देश का पहला नाम भारत था, अतः यहाँ फैलने वाली संस्कृति का नाम भारतीय संस्कृति पड़ा। इसे आर्यों ने फैलाया, अतः इसे आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। वे आर्य मुख्यतः वेदों को ही अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, अतः भारत की प्राचीन संस्कृति को वैदिक संस्कृति भी कहा जाता है। साथ ही आर्यों का हिंदू नामकरण होने से उनकी संस्कृति को हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। भारतीय जो संस्कृति है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में जो इसका भौगोलिक आधार है, भौगोलिक आधार पर ही इस भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। संस्कृति तथा सभ्यता पर उस देश के भूगोल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण पुरानी सभ्यताओं तथा संस्कृतियों का विकास नदी घाटियों में हुआ, जहां जीवन निर्वाह के साधन सुलभ थे। धीरे धीरे मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर भौगोलिक स्थिति को अपने अनुकूल बना लिया, जिससे मनुष्य का जीवन पहले से ज्यादा सुखी हो गया। फिर भी देश के पर्वतों, नदियों, मरुस्थलों तथा नगरों ने मनुष्य की संस्कृति तथा सभ्यता को प्रभावित किया। मनुष्य के विचार, राष्ट्रीय चरित्र, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाएं भी बहुत अंश तक भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास पर भी यहाँ की भौगोलिक स्थिति का गहन प्रभाव पड़ा है। अब भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं का भारतीय जो संस्कृति है उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पर्वतों तथा समुद्रों जैसी कतिपय रुकावटें भारतीय उपमहाद्वीप को अन्य देशों से अलग करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इस समय 3 देश आते हैं, भारतवर्ष, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उत्तर के पर्वतों तथा दक्षिण के सागरों ने भारत को पूर्णतः एक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्ट स्थिति प्रदान की है। यद्यपि अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण भारतवासी बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित थे, तथापि समय समय पर
विदेशी लोग यहाँ आक्रमण करते रहे, जिससे यहाँ की संस्कृति का विकास होता गया। भौगोलिक दृष्टि से हम भारत को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारतवर्ष के उत्तर में करीब 2200 किलोमीटर लंबी एक दीवार के समान हिमालय पर्वत श्रृंखला खड़ी है, जो चीन देश को भारत से अलग करती है। इसकी गगनचुंबी पर्वत श्रेणियां प्रायः सदा ही बर्फ से ढकी रहती हैं, जिन्हें लांघ कर भारत में प्रवेश करना सरल कार्य नहीं है। उत्तरी भारत के प्रदेशों को सींचकर उपजाऊ बनाने वाली कई नदियों का उद्गम यह हिमालय पर्वत ही है। साथ ही हिमालय ने ही भारतवर्ष को बद्रीनारायण, अमरनाथ, कैलाश इत्यादि परम पवित्र तीर्थ स्थान दिए हैं, जो भारतीय संस्कृति के परंपरागत विशिष्ट स्थान है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने हिमालय के रमणीय तथा शांत वातावरण से प्रभावित होकर वहां अपने आश्रम स्थापित किए, जिनमें भारतीय संस्कृति के विकास के अनेक सुअवसर प्राप्त हो सके। पहला जो भाग है इसका, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें पहला स्थान आता है उत्तर पश्चिमी घाट। भारत में उत्तर पश्चिमी पर्वत श्रेणी हिंदू कुश नाम से विख्यात है। यह पर्वतमाला अफगानिस्तान एवं बलोचिस्तान को भारत से पृथक करती है। इसमें अनेक दर्रे हैं, जिनसे समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते रहे। सिकंदर, महमूद, गजनवी, तैमूर, बाबर, नादिर शाह आदि विदेशियों ने इन्हीं दर्रों से भारत पर आक्रमण किए। यूनानी, हूण, शिथियन, तुर्क, अफगान, मंगोल आदि अनेक जातियों ने इन्हीं मार्गों से भारत में प्रवेश किया। ये सभी लोग अपने नए विचार, नया धर्म, नई सभ्यता तथा संस्कृति लाए, जिनका भारत की सभ्यता तथा संस्कृति पर गहन प्रभाव पड़ा। इसका दूसरा भाग है उत्तर पूर्वी भाग। भारत के उत्तर पूर्व की तरफ हिमालय की शाखाएं बांग्लादेश तथा असम को वर्मा देश से अलग करती हैं, जिन्हें लांघना अति कठिन कार्य है। यही कारण है कि वर्मा की ओर से आज तक भारत पर किसी विदेशी ने आक्रमण नहीं किया। जंगलों से ढकी इन पर्वत श्रेणियों के कारण ही भारत और वर्मा के लोग आपस में किसी तरह घनिष्ठ संपर्क स्थापित नहीं कर सके। अतः संस्कृति की दृष्टि से इन दोनों देशों में कोई विशेष आदान प्रदान नहीं हो सका। फिर भी वर्मा का साहित्य तथा धर्म भारतीय साहित्य एवं धर्म से काफी प्रभावित हुआ। भौगोलिक दृष्टि से भारत को जो दूसरे भाग में हम विभाजित करते हैं, वो दूसरा भाग है गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र का विस्तृत मैदान। उत्तर भारत का यह विशाल मैदान पंजाब से लेकर
बंगाल तक फैला हुआ है। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियां सतलज, रावी, यमुना, चंबल आदि सींचती हैं। पुराने समय में इसी प्रदेश को आर्यावर्त नाम से पुकारा जाता था और यहाँ की संस्कृति को आर्य संस्कृति कहा जाता था। भारतीय संस्कृति के अभ्युत्थान तथा प्रचार प्रसार की दृष्टि से यह प्रदेश अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ आजीविका सुलभ होने के कारण यहाँ के लोगों ने अपने अवकाश का समय साहित्य, कला तथा धार्मिक कार्यों में लगाया। इससे काव्य, साहित्य, दर्शन, कला, ज्ञान विज्ञान के श्रेष्ठ ग्रंथ वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, पुराण, रामायण, महाभारत आदि यहाँ ही लिखे गए। तक्षशिला तथा नालंदा सदृश प्राचीन विश्वविद्यालय इसी प्रदेश में स्थापित हुए, जो भारतीय संस्कृति के अपने समय के विशाल केंद्र रहे हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति इसी प्रदेश में हुई थी और यहाँ से ही बौद्ध धर्म का विश्व में प्रचार प्रसार हुआ। सांस्कृतिक दृष्टि से इन सब का बड़ा ही महत्व माना गया है। अब जो भारतीय संस्कृति है, जो भौगोलिक दृष्टि से मैंने बतलाया था कि इसको 5 भागों में बांट सकते हैं, इसका तीसरा भाग है राजस्थान की मरुभूमि। यह मरुभूमि कच्छ से उत्तर पूर्व की तरफ 600 किलोमीटर लंबी तथा 225 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के समान विस्तृत है। इसी प्रदेश में अरावली पर्वतमाला है। भारतीय संस्कृति के अनेक तीर्थ स्थान इस पर्वतमाला में अवस्थित हैं। आबू के जैन मंदिर अपनी कलात्मकता की दृष्टि से विश्व विख्यात हैं। अब भौगोलिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का जो चतुर्थ भाग है वो है दक्षिण भारत तथा दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिणी पठार एक त्रिभुज के समान है। इसके 3 तरफ सागर हैं तथा एक और उत्तर में विंध्य पर्वत है। यह पर्वत तथा नर्मदा और ताप्ती नदियां उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती हैं। इन दोनों प्रदेशों के मध्य कुछ घने जंगल भी हैं, जो कि रामायण कालीन भारतीय संस्कृति के केंद्र रहे हैं। दक्षिण भारत में एक ऐसी संस्कृति का विकास होता रहा जो उत्तर भारत की संस्कृति से कई दृष्टियों से भिन्न थी। आजकल की वेशभूषा, खान पान, भाषा, सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज की दृष्टि से उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की संस्कृतियों में भेद पाया जाता है। फिर भी अशोक महान, अलाउद्दीन, अकबर तथा औरंगजेब आदि अनेक महान शासकों ने इन दोनों प्रदेशों को एक सूत्र में बांधा, जिससे संस्कृतियों का आदान प्रदान भी हुआ। दक्षिण भारत की संस्कृति द्रविड़ संस्कृति कहलाती है। उसका भी भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है। स्वामी शंकराचार्य जैसे भारतीय विद्वान संस्कृति तथा धर्म के प्रचारक द्रविड़ देशवासी ही थे। अब भारतीय संस्कृति का जो भौगोलिक दृष्टि से हमने 5 भागों में बांटा था, उसका 5वां भाग है
पूर्वी तथा पश्चिमी घाट। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सागर तट से दूर हटकर उत्तर दक्षिण की तरफ पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट तथा सागर के मध्य एक कम चौड़ा समतल मैदान है, जिसके उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को केरल कहा जाता है। केरल के जो उत्तर पूर्वी प्रदेश है उसको महाराष्ट्र कहते हैं। यहाँ के निवासी ज्यादातर मराठे हैं। इन सभी प्रदेशवासियों ने भारतीय संस्कृति में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया है। मध्यकाल में भारतीय हिंदू संस्कृति के महान रक्षक शिवाजी यहाँ के ही अभिषिक्त नरेश थे। भारत की विशाल संस्कृति की पृष्ठभूमि में भारत का भौगोलिक योगदान बड़ा ही महत्व का है। पर्वतों तथा नदियों के तटों पर फलने फूलने वाली विविधा रूपा संस्कृति वास्तव में समूचे भारत की ही संस्कृति मानी जाती है। यद्यपि भारत की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषा संबंधी विविधताओं के होते हुए भी भारत में एक ऐसी सांस्कृतिक एकता है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। उत्तर की आर्य संस्कृति तथा दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति के संपर्क से जिस भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, उसने भारत की एकता को सुदृढ़ बनाया है।